सभी प्रशिक्षुओं को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के अंतिम प्रश्न पत्र कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे, जो कि ये हमारा लास्ट प्रश्न पत्र होता है। सबसे अंतिम इसका एग्जाम होता है। तो आज इस कंप्यूटर में हम बात करेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। इसके पहले की चीजों को पढ़ाया जा चुका है। अगर आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे होंगे तो टीएसपी के प्लेलिस्ट पे जाइए और वहां पर इसके पहले की वीडियो को देख लीजिए। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जनरेशन, कितनी जनरेशन थी, किस तरीके से कौन से जनरेशन में कैसा काम किया जाता था, पहले कंप्यूटर कितनी हैवी हुआ करती थी, किस तरीके से उसमें वर्किंग प्रोसेस था। इन सब सारी चीजों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो अगर दोस्तों आज आप हमारे चैनल में नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि आज जो पढ़ेंगे वो कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में पढ़ेंगे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखिए, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है कि तकनीकी विकास के आधार पर कंप्यूटर प्रणाली के विकास को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। यानी जो हमारा टेक्निकल डेवलपमेंट है उसके आधार पर जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके डेवलपमेंट को, यानी उसके विकास को दो भागों में, सबसे पहले हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला किसमें, हार्डवेयर में, और दूसरा किसमें, सॉफ्टवेयर में। आपको पता होगा कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो इन्हीं दोनों और दोनों सिस्टम पे वर्क करता है, दोनों सिस्टम पे प्रोसेस होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर, कुछ कंप्यूटर में कुछ चीजें हार्डवेयर होती हैं और उसके अंदर कुछ चीजें क्या होती है, सॉफ्टवेयर की प्रोसेस की जाती है ना। तो इन्हीं चीजों के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि हार्डवेयर क्या चीज होता है और सॉफ्टवेयर क्या चीज होता है। जब तक हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं जानेंगे तब तक चीजों को नहीं जान पाएंगे कि कैसे ये क्या होता है, कैसे कैसे वर्क करता है, सॉफ्टवेयर काम क्या है, हार्डवेयर काम क्या है, इसके बारे में नहीं जान पाएंगे। ठीक है। तो आइए हम पहले इन दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में। तो कंप्यूटर प्रणाली का वह भाग है जिन्हें हम देख कंप्यूटर यह कंप्यूटर प्रणाली का वह भाग है, यहाँ थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा, यह कंप्यूटर प्रणाली का वह भाग है जिन्हें हम देख तथा छू सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है। या कंप्यूटर प्रणाली का वह भाग जिन्हें हम देख तथा छू सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। यह हटा दीजिए, सही है अपनी जगह। ठीक है। जो सेंटेंस बन रहा है बिल्कुल सही बन रहा है। एक कंप्यूटर प्रणाली का वह भाग, यानी कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिन्हें हम क्या सकते हैं, देख सकते हैं तथा छू सकते हैं, यानी स्पर्श कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। यानी कंप्यूटर में जो चीजें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। जैसे आपको प्रत्यक्ष मैं एग्जांपल बताऊं, जो मैं ये लिख रहा हूं ना, जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ये देख रहे हैं, जो मैं राइट कर रहा हूँ, ये कंप्यूटर का हार्डवेयर है। क्योंकि हम इसको छू रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, इससे लिख ले रहे हैं, इसलिए कंप्यूटर का जो भी हम वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर का हार्डवेयर पे काम कर रहे हैं। कंप्यूटर का ये हार्डवेयर है। जो हमारी ये पेन है, कंप्यूटर का हार्डवेयर काम करेगी। जो हमारी ये पेनटॉक है, जो हमारी ये सारी चीजें हैं, जो माउस हम यूज कर रहे हैं अभी, ये सब क्या है, ये सब हार्डवेयर है। यानी हम इसको देख भी ले रहे हैं और छू भी सक रहे हैं। तो यह कंप्यूटर का भौतिक भाग होता है। कौन सा भाग होता है, भौतिक भाग होता है, जिससे मिलकर हमारा कंप्यूटर क्या होता है, बनता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे माउस हुआ, मॉनिटर हुआ। मॉनिटर का मतलब जो स्क्रीन होता है, जिसपे कंप्यूटर काम करते हैं, आप देख के कोई चीज काम करते हैं ना, वो जो स्क्रीन होता है जिसपे दिखती है चीजें, चित्र दिखती है, वो हमारी मॉनिटर होती है। कीबोर्ड का मतलब जैसे जो हम कीबोर्ड जो एंटर करते हैं, कोई भी चीज दबाते हैं, कोई भी चीज लिखते हैं तो कीबोर्ड के माध्यम से ही तो लिखते हैं, तो कीबोर्ड होता है। प्रिंटर जो हम किसी चीज को प्रिंट निकालते हैं वो हमारा क्या होता है, प्रिंटर होता है। ये सब सारी चीजें क्या होती हैं, हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं। ये सब सारी चीजें हमारी हार्डवेयर के अकॉर्डिंग आती हैं। कुल मिला के हुआ क्या कि हम इसको देख भी ले रहे हैं और छू भी ले रहे हैं और इस पर हम वर्क भी कर ले रहे हैं, तो हमारा ये क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर है।
ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है, नहीं सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, ना तो हम छू सकते हैं ना तो देख सकते हैं, वो एक प्रोसेस होती है। जैसे आइए हम आपको दिखा देते हैं, देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इधर ये आपका देखिए मॉनिटर है, ये क्या है, ये मॉनिटर है, ये मॉनिटर है ना, ये मॉनिटर है, ये सीपीयू है, और ये माउस है, ये क्या है, माउस है, और ये क्या है, कीबोर्ड है ना, ये कीबोर्ड है, ये आपका माउस है। ठीक है, तो ये सब हार्डवेयर हैं। कौन से हैं, ये सब हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। ये हार्डवेयर है, यानी इसको हम छू सकते हैं, इसको देख सकते हैं, इस पे वर्क भी कर सकते हैं। ये जो आप माउस है, माउस को आप अपने क्या करते हैं, हाथ के द्वारा चलाते हैं। और ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड के द्वारा क्या करते हैं, आप इसमें लिखते हैं, किसी चीज को लिखना होता है तो क्या करते हैं, इसी कीबोर्ड के माध्यम से आप इसमें एंटर करते हैं, लिखते हैं चीजों को। कोई भी चीज लिखना हुआ, अपना नाम ही लिखना हुआ, ठीक है, से राम लिखना हुआ तो RAM। अब इसमें यहाँ कहीं आर होगा, ए होगा, एम होगा, इन सब का क्या करेंगे, आप टच करेंगे, उसके माध्यम से आप लिखेंगे। जब ये लिखेंगे तो ये चीजें दिखेगी कहाँ पे, ये मॉनिटर पे दिखेगी, यहाँ पे दिखेगी कि हाँ ये RAM लिखा जा रहा है, जो भी चीजें लिखी जा रही है, राम लिखा जा रहा है, ये यहाँ पे दिखता रहेगा। ठीक है, और माउस के द्वारा हम इसको स्क्रॉल वगैरह कर सकते हैं, इधर उधर जो भी सिस्टम को, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम माउस के माध्यम से घुस सकते हैं, है ना। और ये सीपीयू आपको पता है, ये कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। विदाउट इसके कंप्यूटर एक डिब्बे की तरह होगा। ठीक है, सीपीयू जो होता है, सीपीयू एक बहुत, ये कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है कुल मिला के। सीपीयू जो हमारा होता है कंप्यूटर का ब्रेन कहलाया जाता है। इसके माध अगर ये ना हो, सीपीयू ना हो, तो ये सब डिब्बे और खोखे जैसा काम करेंगे, कोई वर्क नहीं रहेगा इसका। सारा ब्रेन, जो सारा माइंड भरा भरा हुआ है, ये आपके सीपीयू में ही भरा हुआ है। सारे सिस्टम सीपीयू से ही होती है। ठीक है, तो ये हमारी हार्डवेयर की बात हो गई। आइए हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। एग्जाम्पल बता दिया गया, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर आदि ये सब दिखा भी दिया गया आपको। अब उसके बाद आती है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इसके बाद आती है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर निर्देशों तथा प्रोग्राम का वह भाग है, यानी सॉफ्टवेयर जो होता है ये निर्देशों तथा प्रोग्राम का वह भाग है जो कंप्यूटर को किसी कार्य विशेष को पूरा करने का क्या करती है, निर्देश करती है। यानी ये एक इंस्ट्रक्शन और प्रोग्रामिंग का कार्य करता है। जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, ये इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम करने का कार्य करता है। जो भी प्रोग्राम होता है वो सॉफ्टवेयर में भी होता है। तो कंप्यूटर को किसी कार्य विशेष को पूरा करने का निर्देश देता है। यह यूजर को कंप्यूटर पर काम करने की क्षमता प्रदान करता है। यह यूजर को कंप्यूटर पर काम करने की क्या करता है, क्षमता प्रदान करता है। यानी जो भी यूजर है, जो भी व्यक्ति है, कंप्यूटर पे अगर काम कर रहा है तो उसकी क्षमता को प्रदान करता है कि इसकी क्षमता, एफिशिएंसी कैसी है। कभी कभी क्या होता है कि आपका कंप्यूटर हैंग करने लगता है, तो मतलब अगर आपका कंप्यूटर हैंग कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसमें कोई ना कोई वायरस हो गई, उसकी क्षमता कम हो गई है, उसको अपडेट कराइए। या तो फिर आप ओल्ड जनरेशन का कंप्यूटर लिए हुए हैं जिसमें प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं है, माइक्रो प्रोसेसिंग उसकी अच्छी नहीं है ना। तो क्या करते हैं आप, अच्छी माइक्रो प्रोसेसिंग का, अच्छी विंडोज का क्या करते हैं, कंप्यूटर को परचेस करते हैं। तो वही चीज होता है कि जो क्षमता होती है वो सॉफ्टवेयर से ही दिखी जाती है, किसी सॉफ्टवेयर में क्या प्रोग्रामिंग है, कैसे कौन से जनरेशन का हमारा कंप्यूटर है, किस तरीके का है, कोर i3 है, कोर i4 है, कोर i5 है। ये सब सारी चीजें कंप्यूटर की क्षमता, दक्षता को मापती हैं। जितना आप अच्छी क्षमता, अच्छी दक्षता लेंगे, उतनी ही आपकी कंप्यूटर अच्छे से वर्क करेगी, बहुत सही तरीके से वर्क करेगी, फास्ट वर्क करेगी। अदरवाइज क्या करेगा, कोई प्रोग्राम आप उसमें डाल रहे हैं, कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कोई चीज लिख रहे हैं, या कोई भी कुछ भी वीडियो शेयर कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, वो क्या करेगा, गोल 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 घूमता रहेगा, क्योंकि उसकी क्षमता क्या है, उसकी क्षमता कम है ना। तो इसलिए जो सॉफ्टवेयर होता है वो एक अच्छी सॉफ्टवेयर का आपको कंप्यूटर परचेस करनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि बहुत अच्छे तरीके से हमारा कंप्यूटर चल सके। यूजर को कंप्यूटर पर काम करने की क्षमता प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर हार्डवेयर का एक निर्जीव बॉक्स मात्र है। बिल्कुल, अगर उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है तो क्या है, कंप्यूटर तो एक बॉक्स की तरह रखा रहेगा, बस केवल आपको दिखता रहेगा हाँ ये कंप्यूटर है। ठीक है, लेकिन उसमें जब कोई वर्किंग प्रोसेसर प्रोग्राम ही नहीं होगा तो किस काम का है वो। अगर उसमें कोई प्रोग्राम ही नहीं होगा, कोई चीज हम लिख रहे हैं, कोई लिखा ही नहीं पा रहा है, ठीक है, कोई चीज देखना चाहते हैं,
कोई चीज ओपन करना चाहते हैं, अ, आप व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं, ठीक है, ट्विटर चलाना चाहते हैं, उसमें प्रोग्रामिंग ही नहीं हुआ है तो चलेगा कहाँ से? जब वो कोई चीज चलेगी ही नहीं तो वो एक बाक्स की तरह रहेगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर को आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल सॉफ्टवेयर क्या होता है उसको देख नहीं सकते हैं, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग होती है, वो क्या कर किया जाता है, किसी भी फाइल के माध्यम से उसमें डाला जाता है, तो उसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है, कि ये कौन सी प्रोग्रामिंग है। बस केवल नाम दे दिया गया है कि हाँ ये वाली प्रोग्राम है, ये वाली प्रोग्राम है, विंडो आई 11 है, विंडो 12 है, विंडो 11 है, विंडो 12 है, विंडो जो भी चीजें हैं, ये सब केवल एक नाम दिया गया है, आप उसको नाम से जान सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं, उसको देख नहीं सकते। तो कंप्यूटर के विकास की प्रक्रिया सन 1946 के बाद से आज तक लगातार चल रही है। यानी जो कंप्यूटर का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, वो कहाँ से? 1946 के बाद से स्टार्ट हो गए, आज तक अभी विकास चल ही रहा है। हमेशा अपडेशन आता रहता है, विंडो 11, विंडो 12, विंडो 13, इस तरीके से आई कोर आई थ्री, आई कोर आई फोर, इंटेल कोर आई थ्री, इंटेल कोर आई फोर, आई फाइव, आई सिक्स, ऐसे इस तरीके से चल रहा है। यही तो उसका विकास है। कंप्यूटर के प्रयोग में इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों के आधार पर कंप्यूटर को 5 चरणों में बांटा गया है। अब हम बात कर लेंगे कि कंप्यूटर के चरण कितने हैं, कौन कौन से कंप्यूटर हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के को दिखा देते हैं। जैसे देखिए ये है विंडोज की प्रोग्रामिंग वगैरह है, ये सब क्या है? ये सॉफ्टवेयर है। देखिए आप, ये टेलीप्राइम, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर है। इसको आप देख नहीं सकते, केवल नाम से जान सकते हैं कि ये ऑफिस है, कौन सा है, कैसा है, कौन सा विंडोज है ना, कोर आई थ्री है, क्या है, ये सब नाम से आप जान सकते हैं, ना तो इसको देख सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो हमारा ये क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो अब आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में चीजें क्लियर हो गई होंगी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है। इधर का हार्डवेयर है, इधर का सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, उसमें वर्क कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं? उसको हम ना ही छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, केवल वर्क करते हैं, हम काम करते हैं, वो अपने हिसाब से काम हमको उसका रिजल्ट देता है। ठीक है, तो हार्डवेयर को छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते। हार्डवेयर को देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर को देख नहीं सकते, केवल नाम से जान सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज रहा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये दोनों को जानना अति आवश्यक था, क्योंकि सारा जो प्रक्रिया होना है कंप्यूटर में, इन्हीं दोनों के माध्यम से होना है। चलिए, आइए हम लोग देख लेते हैं इधर। अब बात करते हैं, कंप्यूटर 5 चरणों में बांटा गया है। अब ये 5 चरण कौन कौन से हैं और इनमें क्या क्या चीजें हो रही, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर के 5 चरण, पहला चरण है प्रथम प्रकार के कंप्यूटर, द्वितीय प्रकार के कंप्यूटर, तृतीय प्रकार के कंप्यूटर और चतुर्थ प्रकार के कंप्यूटर। और एक और है आपका, यहाँ देखिए, ये पंचम प्रकार के कंप्यूटर। तो सॉरी, प्रथम प्रकार के कंप्यूटर का मतलब होता है कि यहाँ देखिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, यानी प्रथम प्रकार मतलब कर लिए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। जो प्रथम प्रकार का ये या प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का ये, प्रथम पीढ़ी का ये, ठीक है। तो जो प्रथम प्रकार का कंप्यूटर है, यानी प्रथम पीढ़ी का फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, आइए देखते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या चीजें थी। तो देखिए, इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया है। किसका? इसमें वैक्यूम ट्यूब, जो इस प्रकार के कंप्यूटर हैं, इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया है। देखिए, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करने का मतलब, जब किसी भी चीज में आप वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करेंगे तो कंप्यूटर बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत ही विशाल हो जाएगा। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब वैक्यूम ट्यूब वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग वहां पे किया जाता था, जो भी किसी चीज, बड़ी चीजों का निर्माण करना था, तो वहां पे हम क्या करते थे? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे। तो इस प्रकार के कंप्यूटर में क्या होता था कि जिसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, वो उसकी प्रोसेसिंग क्या थी? बहुत अच्छी प्रोसेसिंग नहीं थी। और वो क्या था, बहुत बड़ा, उसको बहुत बड़ा बनाया जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। वैक्यूम ट्यूब शीशे के बने यंत्र होते थे। क्या होते थे? शीशे के बने यंत्र होते थे, जिसके द्वारा विद्युतीय संकेतों को नियंत्रित किया जा सकता है। यानी इसके द्वारा, वैक्यूम ट्यूब के द्वारा विद्युतीय संकेत, यानी इलेक्ट्रिक सिंबल्स हैं, इसको हम कंट्रोल करते थे। यह कंप्यूटर बहुत बड़े आकार के होते थे। ठीक है,
अगर जिसमें वैक्यूम ट्यूब यानी शीशे के बने यंत्र होते थे, जो वैक्यूम ट्यूब जो शीशे के बने यंत्र थे, अगर उसका प्रयोग किया जाएगा तो कंप्यूटर क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। उन पर प्रोग्राम लिखना कठिन होता था। इतना बड़ा कंप्यूटर था कि इतने ज्यादा उसमें स्विच वगैरह थे कि उसमें प्रोग्राम लिखना बहुत कठिन होता था। यह मशीन भाषा 01 को पढ़ता था। 01 का मतलब क्या होता है, बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर, ये बाइनरी नंबर को ही क्या करता था, पढ़ता था। जो हमारा कंप्यूटर था ये क्या पढ़ता था, बाइनरी नंबर को ही पढ़ता था। बाइनरी नंबर मतलब क्या, 01। ठीक है, 01, ये इसी को पढ़ता था। ठीक है। अब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर देखिए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कौन कौन से थे। इनैक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसका आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। ठीक है। इनैक का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। एडवैक, एडवैक यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल्स ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इन सब का आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछा जाता है। उसको एडशैक, एडशैक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, ये सब कौन से हैं, ये सब प्रथम प्रकार के यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है। तो इनको आप देख लीजिएगा, और इनके फुल फॉर्म तो अवश्य याद कर लीजिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म पूछा जाता है कि एडशाई का फुल फॉर्म क्या है, एडवैक का फुल फॉर्म क्या है, इनैक का फुल फॉर्म क्या है। तो इस चीज को आप देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा फुल फॉर्म। ठीक है। अब इसके गुण देखें, इसकी प्रॉपर्टी क्या है। भाई अगर कोई चीज बनी है तो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। ठीक है। कहीं अगर कोई डिसएडवांटेज है तो उसका एडवांटेज भी है। बस ये है कि कभी कभी कोई चीजों का डिसएडवांटेज ज्यादा होता है, एडवांटेज कम होता है। तो देखिए, मेरिट से देखिए, गुण देखिए। इस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब ट्यूब ही एकमात्र इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। दूसरा, वैक्यूम ट्यूब तकनीकों में इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में सहायता की। जो वैक्यूम ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब क्या की, बाद में धीरे धीरे उसको मॉडिफाई करता किया गया, तो जो टेक्निकल में यूज किया गया वही वैक्यूम ट्यूब ही यूज किया गया। जो हमारी टेक्नोलॉजी आई उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, लेकिन अब वो क्या किया गया, उसको चीजों को बहुत छोटा कर दिया गया। वैक्यूम ट्यूब तकनीकी ने इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में सहायता की है। जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आ गई है उसमें यही ने हेल्प किया है। ठीक है। यह अपने समय का सबसे तेज कंप्यूटर था। यानी फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था ये, जिसमें ये प्रयोग किया जाता था, वह उस समय का सबसे तेज कंप्यूटर कहलाता था ये। यह मिली सेकंड में गणना कर लेता था। कितना, मिली सेकंड में जो था ये मिली सेकंड में गणना कर लेता था। आइए दोस्त की बात देखिए, डीमेरिट्स। यह आकार में बहुत बड़े थे। उन्हें बताया कि आकार में क्या है, बहुत बड़े हैं। देखिए आइए दिखाते हैं, ये प्रथम प्रकार कंप्यूटर देख लीजिए आप। ये है प्रथम प्रकार का कंप्यूटर। देखिए आकार कितनी बड़ी है, इसमें प्रोग्रामिंग करना कितना क्रिटिकल था, लेकिन फिर भी ये अपने समय का सबसे फास्ट कंप्यूटर था। ठीक है। ये अपने उस समय का, जब फर्स्ट जनरेशन था उस समय का ये कंप्यूटर सबसे फास्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। तो ये इसमें बहुत सारे स्विच है, देखिए ये सब देख रहे हैं, स्विच ही है। अब इसमें प्रोग्रामिंग करना कितना हार्ड है, चीजों को खोजना कहाँ क्या है क्या नहीं है, ये सब फर्स्ट प्रकार का कंप्यूटर था। ये देखिए कितना बड़ा कंप्यूटर, एक कमरे के बराबर का कंप्यूटर है। एक कमरा में रख देंगे तो इसकी हाइट ऊंची है, और एक कमरे के बराबर की ये कंप्यूटर है। और आज क्या है, एक कमरे में आप पता नहीं कितने कंप्यूटर रख सकते हैं, है ना। तो ये चीजें है, ये फर्स्ट प्रकार का कंप्यूटर है। ठीक, चलिए दोस्त देखिए, दोस्त क्या है। और ये जो फर्स्ट प्रकार का कंप्यूटर है, जो प्रथम प्रकार का कंप्यूटर है, ये आपका बहुत बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था, और इसकी प्रोग्रामिंग बहुत हार्ड थी। ठीक है ना। इसकी जो प्रोग्रामिंग की जाती थी बहुत कठिन था, क्योंकि इसमें क्या था, इसमें बहुत सारे स्विचें हुआ करती थी, और उसको स्विच को समझना काफी क्रिटिकल था। फिर भी ऐसा कहा जाता है कि अपने समय का ये बहुत बड़ा, मतलब जो फास्ट कंप्यूटर है ये।
ठीक है ना। देखिए, ये इसकी जो सन थी यानी कब ये प्रयोग किया गया, इसको भी जान लीजिए। 1942 से 1955 में प्रयोग किया गया है। ये प्रथम प्रकार की पीढ़ी है, फर्स्ट पीढ़ी। ये 1942 1942 से 1955 तक चला। जो प्रथम प्रकार की पीढ़ी है ये 1942 से स्टार्ट हुआ और 1955 तक चला। उसके बाद फिर और क्या किया गया, और मॉडिफाई किया गया, और चीजों खोज की गई। और इसके दोष क्या है, दोष देख लीजिए। ये आकार में बहुत बड़े थे, इनकी क्रियाशीलता पूरी तरीके से विश्वसनीय नहीं थी। यानी जो आप काम करते थे वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं था। लोग ये बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थे कि यार ये बिल्कुल सही हो सकता है। लेकिन आज क्या है, आज इतनी फास्ट वर्क करता है, और कोई भी चीज आप क्या करते हैं, गूगल से सर्च करके तुरंत निकाल लेते हैं उसका, और बिल्कुल 100% वो सत्य आपको मिल जाता है। ठीक है, तो वही आज के समय का जो कंप्यूटर है वो बिल्कुल विश्वसनीय है। और उस समय का जो कंप्यूटर हुआ करता था वो विश्वसनीय नहीं हुआ करता था, पूरी तरीके से विश्वसनीय नहीं हुआ करता था। तीसरा, हजारों वैक्यूम ट्यूब प्रयोग होने के कारण अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती थी। यानी इसमें वैक्यूम ट्यूब इतनी ज्यादा यूज किया जाता था कि उसमें हीट बहुत होता था, और उसमें उष्मा निकलती थी। तो क्या करता था, जो कमरे में रखा हुआ करता था वो बहुत हीट हो जाया करता था। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब कहीं न कहीं वैक्यूम ट्यूब जो प्रयोग किया था वो हमारे लिए हार्मफुल था, अच्छा नहीं था, क्योंकि इतना ज्यादा उष्मा उत्पन्न करता था। ठीक है, तो ये 1955 तक चला। 1942 से स्टार्ट हुआ और 1955 तक चला। उसके बाद फिर कुछ और आया, सेकंड जनरेशन आया। ये आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। उसके बाद आया सेकंड जनरेशन 1955 से कब तक, 1964 तक। अब 1955 वो खत्म हो गया, फिर 1955 में ये आ गया सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर। अब इस प्रकार के कंप्यूटर में देख लेते हैं क्या है। इस प्रकार के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर छोटे छोटे ट्रांजिस्टर व डायोड उपयोग किए गए। अब देखिए, इस प्रकार के जो कंप्यूटर है इसमें वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया गया। जब वैक्यूम ट्यूब को हटा देंगे तो कहीं ना कहीं उस कंप्यूटर का जो रचना है, यानी कहीं ना कहीं उस कंप्यूटर की जो साइज है वो छोटी हो जाएगी। अब इसमें क्या प्रयोग किया जा रहा है, ट्रांजिस्टर और डायोड का प्रयोग किया जाने लगा है, जिससे इस पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार क्या हो गया, घटा, व इसकी स्मृति कई गुना बढ़ गई। यानी इसका जब आकार भी घट गया, और क्या हो गई, स्मृति मतलब जो इसकी ज्ञान की क्षमता थी वो भी क्या हो गई, बढ़ गई। अब जो हम पहले विश्वास नहीं करते थे, अब चीजों को धीरे धीरे विश्वास और भी ज्यादा विश्वास में वो बदलता गया, क्योंकि इसकी स्मृति क्या हो गई, कई गुना बढ़ चुकी थी। ठीक है, इस पीढ़ी में कोबोल, असेंबली, फोरस्ट्रोन, एल्गोल आदि भाषाएं प्रयुक्त होती थी। इसमें जो भाषाएं प्रयोग की जाती थी वो क्या थी, कोबोल था, असेंबली थी, फोरस्ट्रोन था, और एल्गोल था। आदि ये सब लैंग्वेज से क्या हुआ होता था, प्रयोग किया जाता था इसमें। जैसे आपका जो कंप्यूटर IBM 1401, ये कंप्यूटर है, ये सेकंड प्रकार यानी सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है। IBM 1401, क्या, IBM, देखिए, IBM IBM 1401, ये हुआ। ठीक, ये सब उसमें कंप्यूटर थे। और उसके बाद IBM 1620, 16 1620। उसका CDC 3600, CDC 3600, ये सब क्या थे, ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं। कौन सा, सेकंड जनरेशन के, सेकंड जनरेशन की सब कंप्यूटर हैं। ये पहले की अपेक्षा इनकी स्मृति क्या हो गई थी, बढ़ गई थी, और ये विश्वसनीयता भी क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। इसमें जो भाषा यूज किए जाते थे वो कौन कौन से थे, कोबोल थे, असेंबली थी, कोबोल, असेंबली, और फॉरेस्ट्रोन, एल्गोल, ये सब लैंग्वेज यूज किया जाता था इसमें, इन सब कंप्यूटरों में। ठीक है, तो अब इसके गुण क्या थे, ये आकार में कुछ छोटे होते थे, यानी उससे बहुत आकार में छोटा तो नहीं हो गया, लेकिन उससे आकार में काफी छोटा हो गया।
ये अधिक विश्वसनीय थे। यानी किसकी, फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा ये क्या हो गई, अधिक विश्वसनीय हो गई। इसकी गति अधिक तीव्र थी। जो इसकी स्पीड थी, प्रोसेसिंग की स्पीड थी, प्रोग्रामिंग की स्पीड थी, वो क्या हो गई, फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा क्या हो गई, अधिक तेज हो गई। इसमें मैग्नेट कोर मेमोरी का प्रयोग होता था। इसमें जो मेमोरी, अब उसमें मेमोरी नहीं लगता था, लेकिन इसमें क्या हो गई, मेमोरी लग गई। जब मेमोरी लगी तभी तो इसकी स्मृति तेज हो गई, तभी इसमें याद करने की जो क्षमता थी वो तेज हो गई। ठीक है। और सेटिस्फाइड करने लगा धीरे धीरे। तो इसमें जो मेमोरी का प्रयोग किया जाता था वो कौन सी मेमोरी थी, मैग्नेट कोर मेमोरी का प्रयोग किया जाता था इसमें। इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता था। और जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसको, वो एक कमरे के बराबर का कंप्यूटर हुआ करता था, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना संभव नहीं था। लेकिन जब सेकंड जनरेशन आया तो ये क्या हो जाने लगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको आप ले जा सकते हैं। ठीक है, थोड़ी मशक्कत होगी लेकिन आप इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। ठीक है। अब इसके दोष क्या है, डिमेरिट्स क्या है, इसका रख रखाव महंगा था। क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर किसका, क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था, और किसका, डायोड का। डायोड का जब प्रयोग हुआ तो इसका जो रख रखाव है ये क्या होने लगा, धीरे धीरे कॉस्टली होने लगा, महंगा होने लगा। ठीक है। इसमें वातानुकूलन की आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि ये भी हीट होता था, कुछ ना कुछ ये हीट होता था। इसमें वातानुकूलित करने के लिए, इसको कूलिंग करने के लिए, तो कूलिंग करने के लिए किसी न किसी उपकरण की आवश्यकता पड़ती थी। ठीक है, ये हुआ। द्वितीय प्रकार का कंप्यूटर, आइए दिखाते हैं आपको। ये देखिए, द्वितीय प्रकार का कंप्यूटर है, एक मेज के बराबर के जैसे रखा गया है, इसलिए इसको एक स्थान से, ये हमारा देख लीजिए, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है। क्या है ये, सेकंड जनरेशन, सेकंड जनरेशन का ये कंप्यूटर है। इसको कहीं ना कहीं एक मेज के बराबर हम इसको देख रहे हैं कि ये एक मेज के बराबर कंप्यूटर है। इसमें अब प्रोग्रामिंग थोड़ा आसान हो गया, और ये विश्वसनीय हो गया। जो ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है ये थोड़ा विश्वसनीय भी हो गया, क्योंकि इसमें किसका प्रयोग किया जाने लगा, इसमें ट्रांजिस्टर और डायोड का प्रयोग किया जाता था। और इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम ले जा सकते हैं। ठीक है। अब दोष इसमें इसकी ये है, इसमें वातानुकूलन की आवश्यकता पड़ती थी, यानी इसको जो हीट होता था इसको ठंडा करने के लिए इसको वातानुकूलन की आवश्यकता पड़ती थी। ठीक है, चलिए। और इसका रख रखाव थोड़ा क्या हो गया था, महंगा था। आइए तृतीय प्रकार के कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। अब जो तृतीय प्रकार का कंप्यूटर है ये 1964 से 1975 तक चला। यानी 1964 में स्टार्ट हुआ, उसमें 1964 तक तो आपका द्वितीय यानी सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर चला। अब थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में हम आ गए 1964 में, यानी 1964 के बाद से 1975 तक हम थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की बात करेंगे। अब जब थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर आया है तो स्वाभाविक सी बात है कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर से कुछ एडवांस होगा। जो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर था उससे कुछ एडवांस होगा थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर। तो देखिए इसमें क्या है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी के आविष्कार ने बड़ी संख्या में सर्किट एलिमेंट को बहुत छोटी सिलिकॉन चिप में समाहित करने में सफलता अर्जित की। देखिए माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी के आविष्कार ने, यानी जब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आया तो उस समय माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो गया था। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक मतलब बहुत छोटे इलेक्ट्रॉनिकों का, जो बहुत बड़ी बड़ी पहले चीजें बहुत बड़ी बड़ी हुआ करती थी, अब वो छोटी 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 डायोड ट्रांजिस्टर, जब डायोड और ट्रांजिस्टर बन गया तो चीजें छोटी हो गई। तो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक का तकनीकी का आविष्कार होने से अब क्या हो गई, हमारी जो थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर हो गई और भी छोटी हो जाएगी। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी के आविष्कार ने बड़ी संख्या में सर्किट एलिमेंट, क्या, सर्किट एलिमेंट को बहुत छोटी सिलिकॉन चिप, अब इसको क्या कहें, एक छोटी सी, आप आज आप चिप देखे होंगे ना, चिप में सिलिकॉन लगा होता है, इतनी छोटी सी चिप होती है और उसकी कितनी मेमोरी होती है, उसी में सारी चीजें डाटा भर दी जाती है। तो सिलिकॉन चिप में समाहित करने में सफलता अर्जित कर ली। तो अब ये जो आपके
चिप यूज करते हैं, अब आपको ये पता होना चाहिए जो हम चिप यूज करते हैं वो किस जनरेशन में आया, थर्ड जनरेशन में आया, और कब, 1964 और 1975 के बीच में हमारा सिलिकॉन चिप आ गया। जो आप चिप यूज करते हैं, आप क्या करते हैं कि उस चिप में, उस मेमोरी के अकॉर्डिंग आप चिप लेते हैं कि इतनी मेमोरी का हमको चिप दे दीजिए, जितनी आपको आवश्यकता होगी उसी अकॉर्डिंग आप चिप ले लेंगे। तो अब जब आप चिप ले लेते हैं तो उसमें चीजों को स्टोर कर लेते हैं, समाहित कर लेते हैं। उसके बाद आप किसी भी कंप्यूटर में क्या करते हैं, लगा करके उसको देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे क्या क्या स्टोर करके रखी गई है। तो ये जो सिलिकॉन चिप आया वो थर्ड जनरेशन में ही आया। सिलिकॉन चिप ने समाहित करने में सफलता अर्जित कर लिया थर्ड जनरेशन में। यह तकनीकी एकीकृत परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट कहलाई। जो ये सिलिकॉन चिप आई, जो सिलिकॉन चिप आई और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक का जो विकास हुआ, यह जो हमारी टेक्नोलॉजी हुई है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। यह तकनीकी क्या कहलाती है, एकीकृत परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट कहलाती है। तो आपको याद रखना होगा कि जो हमारा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक का आविष्कार हुआ वो थर्ड जनरेशन में हुआ, और इसी थर्ड जनरेशन में भी आपके सिलिकॉन चिप का भी आविष्कार हो गया। सिलिकॉन चिप का प्रयोग किया जाने लगा कब, थर्ड जनरेशन में। और थर्ड जनरेशन कब से कब तक है, 1964 से 1975 के बीच में। इस चीज को याद रखना होगा, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल यानी कौन कौन से कंप्यूटर हैं, तो इसके कंप्यूटर है IBM 360, IBM 360 है, PDP है, PDP पर्सनल डाटा प्रोसेसर, और हाईनेवल है। क्या है, हाईनेवल। हाईनेवल कितना, 6,000। ठीक है। ये सब कंप्यूटर थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। तो इसको याद रखिएगा कि हमारा जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है वो कौन कौन सा है, तो चीजें पता होनी चाहिए। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर हमने आपको, ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इससे भी छोटा हो गया, चीजें और भी छोटी हो गई। तो आइए इसे गुण के बाद बात करते हैं। तो पिछली पीढ़ियों के कंप्यूटर की तुलना में इसका आकार अत्यधिक छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया। सेकंड जनरेशन की अपेक्षा भी ये क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है। इसकी विश्वसनीयता और बढ़ गई। धीरे धीरे विश्वसनीयता कंप्यूटर क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक चीजों का प्रयोग करते जाएंगे। ठीक है। तो उसकी विश्वसनीयता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में कम ऊष्मा का उत्सर्जन करता था, यानी जो हीट उत्पन्न होता था वो कम हुआ। सेकेंड जनरेशन की अपेक्षा जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है इसमें हीट कम उत्पन्न होता था, उष्मा कम उत्पन्न होती थी। जब उष्मा कम उत्पन्न होगी तो वातानुकूलन यानी कूलिंग करने की आवश्यकता थोड़ी कम पड़ेगी। उसमें क्या होगा कि सम टाइम के बाद ही कूलिंग करते रहेंगे, फिर उसको मैनेज कर लेगा। उसका रख रखाव के खर्चों में कमी आ गई। जब जब हीट कम हुआ, उष्मा कम उत्पन्न हो रही है, तो हमारा रखरखाव के जो खर्च आएंगे वो कम ही होंगे, क्योंकि उसमें कंटिन्यू वातानुकूलन की आवश्यकता पड़ती थी। अब थर्ड जनरेशन में कंटिन्यू वातानुकूलन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब वो आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो हमारे जो खर्च होंगे वो कम से कम आएंगे, स्वाभाविक सी बात है। ये तो गुण रहा। अब इसके दोष देख लीजिए। दोष में क्या होगा, वातावरण की आवश्यकता, वातानुकूलन की आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी, स्वाभाविक सी बात है पड़ेगी, लेकिन उसकी अपेक्षा कम पड़ेगी। क्यों, क्योंकि उसमें उष्मा ज्यादा हीट होती थी, इसमें उष्मा का उत्सर्जन कम होने लगा। उसमें उष्मा ज्यादा उत्पन्न होती थी लेकिन इसमें उष्मा कम उत्पन्न हो रही है, तो वातानुकूलन की आवश्यकता थोड़ी कम पड़ेगी। दूसरा, आईसी, आईसी के उत्पादन हेतु अत्यधिक संवेदनशील तकनीकी की आवश्यकता। यानी अगर आईसी का प्रयोग किया जाने लगा उसमें, तो ये बहुत संवेदनशील है। क्या ये संवेदनशील है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगी कि आईसी बहुत जल्दी खराब हो जाती है। आईसी खराब होने का मतलब ये है कि लाइट का कंट्रोल, जो बिजली आप दे रहे हैं उसको लाइट दे रहे हैं, उस चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगी कि लाइट बहुत ज्यादा होने पे उसकी आईसी फूक जाती थी। तो ठीक है, तो इसलिए इस तकनीकी में संवेदनशीलता की आवश्यकता पड़ने लगी। तो ये रहा थर्ड जनरेशन। फोर्थ जनरेशन, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर देखिए, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ये 1975 से 1995 तक चला। यानी 1975 से 1995 तक हमारा फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर चला। 1975 में स्टार्ट हुआ और 1995 तक ये चला। उसके बाद फिर अगला जनरेशन आ गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड यानी
एस LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। इस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए लार्ज स्केल इंटीग्रेटर कंप्यूटर सर्किट बनाए गए। इसमें पूरे सीपीयू को एक छोटे से चिप में समाहित कर ली गई। ध्यान दीजिए, पहले बड़ा सा सीपीयू हुआ करता था जो आप साइड में बगल में मॉनिटर के बगल में रख देते थे, बड़ा सा एक सीपीयू रख देते थे। आज आप क्या प्रयोग कर रहे हैं? आज आप लैपटॉप वगैरह यूज कर रहे हैं, तो सीपीयू काम खत्म हो गया। इसमें पूरे सीपीयू के एक छोटे से चिप में समाहित कर ली गई लाखों सर्किट एक छोटी जगह पर आने पर कंप्यूटर का आकार अत्यधिक छोटा हो गया। इसकी मेमोरी व गति भी अत्यधिक क्या हो गई? बढ़ गई। यानी जो सीपीयू आप बड़ा सा रखते थे साइड में, अब वो भी हटा दिया गया। एक चिप में सारी चीजें समाहित कर ली गई, एक चिप में सबको कलेक्ट कर लिया गया। और जो बहुत सारे सर्किट हुआ करते थे कि देखने जब सीपीयू आप खोलते हैं तो देखिए उसमें बहुत ज़्यादा सर्किट है, बहुत ज़्यादा वायर वगैरह यूज़ किया गया है। लेकिन आज क्या है, आप लैपटॉप जब यूज़ करते हैं तो कहीं आपको वायर दिखता है? कुछ भी नहीं दिखता। अंदर वायर अंदर भी खोलेंगे तब भी वायर नहीं दिखेगा, तब भी आपको वायर नहीं दिखेगा। एक प्लेट की तरह, चिप वगैरह की तरह सब कुछ दिखता रहेगा। ठीक है? तो इसलिए ये सब चीज़ें हटा दी गई और आकार बहुत हो गए, छोटा हो गया और इसकी मेमोरी व गति भी क्या हो गई? अत्यधिक बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई। अब देखिए VP 2000 ये सब क्या है? फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। IBM 3080, बी 7800, स्टार 1000, ये सब क्या है? ये सब फोर्थ जनरेशन के हमारे कंप्यूटर हैं। ठीक है, गुण क्या है? फोर्थ जनरेशन के गुण के बारे में देखते हैं। अत्यधिक छोटे आकार के कंप्यूटर बनने लगे इसमें। गणना करने की गति पिको सेकंड, जो मिली सेकंड था, पिको पिको नैनो पिको, ये सब सेकंड में, इससे भी कम समय लगने लगा। पिछले की अपेक्षा सबसे सस्ते कंप्यूटर थे। यानी जो पिछला कंप्यूटर था वो महंगा था, अब जो कंप्यूटर आया वो क्या हो गया? उसकी अपेक्षा भी सस्ता हो गया। ठीक है, ये इसका मेरिट्स था। डीमेरिट्स इसका क्या है? देखिए, LSI चिप बनाने में अत्यधिक संवेदनशील तकनीक की आवश्यकता रही। यानी जो चिप बनाया गया LSI, सॉरी, LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड जो चिप बनाया जाने लगा, ये क्या हो गया? इसमें संवेदनशील तकनीकी की आवश्यकता रही। यानी बहुत ज्यादा ये संवेदनशील टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, नहीं अदरवाइज ये खराब हो जाता था। ठीक है, तो बस इसका यही दोष है कि इसमें जो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया जाने लगा, ये बहुत संवेदनशील तकनीकी का इसमें प्रयोग किया जाता था जिससे कि ये खराब ना हो। सारी सिस्टम इसी पे वर्क करती है। चलिए, अगला हम बात करते हैं। लास्ट है पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर, यानी फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर। ये 1990 से आज तक चल रहा है। तो हमारा ये फाइव जनरेशन का कंप्यूटर है, ये 1990 से आज तक हमारा ये कंप्यूटर चल रहा है। अब देखिए जो आप यूज कर रहे हैं, ये कंप्यूटर का धीरे धीरे जनरेशन बढ़ता चला गया। ये आज हम जो यूज कर रहे हैं ये जनरेशन बढ़ गया है। नौवां, दसवां, ग्यारहवां बन रहा, 12वां जनरेशन, ट्वेल्थ जनरेशन का, 13 जनरेशन का कंप्यूटर चल रहा है। ठीक है, तो इस पीढ़ी में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड VLSI का निर्माण किया गया। इसके पहले क्या था? केवल, देखिए इसके पहले LSI था, LSI था, यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। अब क्या हो गया? VLSI। अब क्या हो गया? अब VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, और पहले LSI सर्किट का प्रयोग किया जाता था, अब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाने लगा। इसमें कंप्यूटर की गति में अत्यधिक विकास हुआ, वह आकार छोटा होता चला गया। यानी जो इसकी स्पीड हो गई वो बहुत फास्ट हो गई और कंप्यूटर का जो आकार हो गया बिल्कुल छोटा हो गया। जैसे कि मैं इसमें लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ तो कितना छोटा आकार है, इसको मैं अपने बैग में लेके जाने लगा। और पहले क्या हुआ करता था कि रूम में वो चीजें छोटी मोटी अगर रूम है तो उसमें नहीं आती थी कंप्यूटर, उसके लिए एक बड़ी रूम और हाई, मतलब हाइट की भी इशू था कि उसी के अकॉर्डिंग हाइट का जो कमरा भी होना चाहिए। उसकी हाइट ज़्यादा थी, 10 फीट 11 फीट की हाइट हुआ करती थी। ठीक है, तो आज जो है, आज हम जो कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं वो अपने बैग में भी लेके, एक एक बैग में दो दो तीन तीन कंप्यूटर लेके चले जा सकते थे।
सॉरी, आज के समय में हम क्या करते हैं कि अपने बैग में 3 से 4 लैपटॉप क्या करते हैं लेके चले जाते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, तो इतनी छोटी हो गई चीजें, इतना ज्यादा तकनीकी का विकास हो गया, टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो गया, इसमें कंप्यूटर की गति में अत्यधिक विकास हुआ, वह आकार छोटा होता चला गया। कंप्यूटर की मेन मेमोरी भी अत्यधिक बढ़ाया जा सका, यानी इसकी जो मेन मेमोरी है, वो भी उसका भी क्या हो गया, विकास हो गया, उसको आप जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ध्वनि चित्र व अक्षरों का सम्मिलित रूप मल्टीमीडिया के नाम से विकसित हुआ। यानी आप इसमें क्या कहिए कि इसमें हम साउंड भी ले सकते हैं, अक्षरों को भी चाहे जैसे आप लिख सकते हैं, और यहाँ से सॉन्ग बजा दीजिए, सॉन्ग आवाज भी आएगा और चित्र भी दिखता रहेगा, बाकायदा अच्छी तरीके से सब कुछ होता रहेगा। लेकिन फर्स्ट जनरेशन थर्ड जनरेशन में ऐसा नहीं हुआ करता था, उसमें चित्र वगैरह देखने में प्रॉब्लम थी, चित्र नहीं दिखता था। ठीक है, आप जैसे देखिए एग्जाम्पल में डेस्कटॉप आ गया, डेस्कटॉप का मतलब जो आप जिसमें सीपीयू लगा होता है, नीचे आप सीपीयू रख दीजिए, ऊपर मॉनिटर रख दीजिए, माउस रहेगा, सब कुछ रहेगा, वो डेस्कटॉप होता है। और लैपटॉप, लैपटॉप तो आप देख ही रहे हैं, लैपटॉप आप तो यूज करते ही हैं। ठीक है, लैपटॉप, पॉम टॉप, है ना, पॉम टॉप, टैबलेट, ये सब क्या है, ये सब फिफ्थ प्रकार के जनरेशन के कंप्यूटर हैं। ठीक है, तो ये सब इतने साइज भी इतने छोटे हो गए कि आप इसको अपने बैग में ले जा सकते हैं। डेस्कटॉप को भी क्या कर सकते हैं, अ, थैले में यानी झोले में भी भर के आप ले जा सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये चीजें हैं फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर। अब आइए इसे गुण के बारे में बात कर लेते हैं। आकार में अति सूक्ष्म सूक्ष्म है, यानी बहुत छोटे हैं ये, बहुत फास्ट काम करते हैं, और अत्यधिक भंडार क्षमता 80 GB अर्थात 80 GB हुआ, इससे भी अधिक का ये क्या कर सकते हैं, मेमोरी को भंडार कर सकते हैं, यानी कि इसको स्टोर कर सकते हैं। नगण्य ऊष्मा का उत्सर्जन, बिल्कुल ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं है, जीरो है। वातानुकूलन आवश्यक नहीं है इसमें, क्या है, जब ऊष्मा है ही नहीं तो वातानुकूलन की आवश्यकता कहाँ से होगी, तो ये इसका गुण है। और इसकी डिसएडवांटेज कुछ भी नहीं है, यानी डिमेरिट्स नहीं है, कोई डिमेरिट्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसको आसानी से आप यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये इसका रख रखाव थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। रख रखाव का मतलब जैसे अगर आपका लैपटॉप है तो इसको भौतिक परिवेश से अब थोड़ा सा बचा कर रखिए, अदरवाइज क्या है कि अगर रखा है कोई चीज गिर जाएगा उस पे तो वो फूट जाएगा, टूट फूट जाएगा। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये आपके हम 5 जनरेशन तक कंप्यूटर को पढ़ा दिए हैं, इसको समझा दिए हैं, चीजों को दिखा भी दिए हैं। और 5th जनरेशन के बाद से आज जो आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, आज 11 12th जनरेशन तक, 13 जनरेशन तक आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब जनरेशन ही है। जो आप कहते हैं कि हाँ हमको 12th जनरेशन का कंप्यूटर दे दीजिए, तो जनरेशन का मतलब यही होता है कि उस जनरेशन में, हर जनरेशन में कुछ ना कुछ उसका उसमें मॉडिफाई हुआ है, कुछ ना कुछ उसमें विकास हुआ है, तो वही जनरेशन कहलाता है। तो फर्स्ट जनरेशन में कुछ और था, आज हम 11 12 13 जनरेशन का लैपटॉप यूज करते हैं। ठीक है, तो वो जनरेशन के अकॉर्डिंग उसमें चीजें बढ़ती जाएंगी। तो चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है, और सन वाइज आपको लिखा भी दिया गया है कि ये कौन से सन में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कर रहा है, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है। यानी चार्ल्स बेबेज के जो प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर हो, वो कौन सा कंप्यूटर था, वो जो किस नाम से जाना जाता है, तो पहला है पाम टॉप, दूसरा प्रोसेसर, तीसरा कैलकुलेटर, तीसरा चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर वो कैलकुलेटर के नाम से जाना जाता है, ये आपको पढ़ाया है पिछले वीडियो में, आप उसको जाके देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर की विशेषता है, कंप्यूटर की विशेषता क्या है, स्पीड, शुद्धता, स्मरण, उपयुक्त में सभी। ठीक है, तो आपको पता होगा कंप्यूटर की विशेषता क्या है, स्पीड अच्छी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, और उसमें मेमोरी यानी स्मरण की क्षमता होनी चाहिए। तो ये तो सब होना चाहिए, यानी उपयुक्त में से कौन सा सही है, उपयुक्त में से सब सही है। कौन सही है, उपयुक्त में से सब सही है। ठीक है, चलिए तीसरा देखिए, हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के किससे, हार्डवेयर, अभी हमने आपको बताया कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर क्या होता है, भौतिक पुर्जों से होता है। ठीक है, और
जो हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, हार्डवेयर होता है। स्वाभाविक सी बात है, अगर हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो हमारा भौतिक पुर्जों से ही तो होगा, अनुदेशों से नहीं, बिल्कुल अनुदेशों से नहीं होगा। बच सिस्टम से नहीं, भौतिक पुर्जों से, हाँ भौतिक पुर्जों से होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से। ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग आ जाएगा। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ये सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग आ जाएगा, और जो हार्डवेयर होगा ये हार्डवेयर हमारा भौतिक यानी फिजिकल पुर्जों से रहेगा। तो हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर या किससे, भौतिक पुर्जों से। ये 2017 और 2018 में प्रश्न पूछा गया है। अगर आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो उसमें जो भी प्रश्न आएंगे आप आसानी से उसको कर लेंगे। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा? बताइए, वैक्यूम ट्यूब, आईसी चिप, ट्रांजिस्टर, डायोड। बताइए कौन सा किया जाने लगा? कंप्यूटर के दूसरी पीढ़ी में प्रयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक है वैक्यूम ट्यूब, आईसी चिप, डायोड, ट्रांजिस्टर। तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर और डायोड दोनों का प्रयोग किया जाता था। इसका ट्रांजिस्टर और डायोड दोनों का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, आइए हम आपको ये थोड़ा सा दिखा देते हैं कंप्यूटर के सेकंड जो लिखाया गया है। कंप्यूटर के पंचम प्रकार कंप्यूटर हो गए। कंप्यूटर भी सेकंड कंप्यूटर में देखिए क्या है, प्रथम पीढ़ी, और ये सेकंड पीढ़ी कंप्यूटर है ये। इसमें देखिए ट्रांजिस्टर व डायोड, यहाँ ध्यान दीजिए, ट्रांजिस्टर व डायोड दोनों का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए इसमें जो ऑप्शन होगा, इसमें आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन थोड़ा गलत दिया हुआ है। इसमें होना चाहिए ट्रांजिस्टर और डायोड होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, ट्रांजिस्टर व डायोड का, क्योंकि इसमें दोनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर और डायोड दोनों होगा आंसर इसका। इनमें से यहाँ ये गलत दे रखा है, इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं हो सकता है, उपयुक्त युक्त में कोई नहीं। ठीक है, इसको हम ऑप्शन बना दिए हैं। तो जो सेकंड प्रकार का कंप्यूटर है उसमें ट्रांजिस्टर और डायोड दोनों प्रकार का यूज किया जाता था। क्वेश्चन पांचवा है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अस्तित्व में आया। सबसे पहले पहला वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब आया था? ये 2021 में प्रश्न पूछा गया है, तो आपको पता होगा, अभी आपको बताया गया है 1930 में। कब आया है? 1930 में। देखिए, जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, द्वितीय इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ये सब के जो सन है थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है, तो आप किसी एक बुक से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी जो हमने पढ़ाया है देखिए, इसमें 1930, अभी जो प्रथम प्रकार कंप्यूटर हमने पढ़ाया है ये 1942 से 1955 की बात कर रहा है, 1942 से 1955। तो देखिए यहाँ 1930 की बात कर रहा है, जबकि 1942 है। अब यहाँ 1900 ना तो 30 ना 142 दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 1930 ही लगाएंगे, है ना। 1930 कर लीजिए, या तो फिर अगर आपका ऑप्शन अगर है 1942 तो आप 1942 लगाइएगा। ठीक है, 1942। थोड़ा सा इन सन में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो अगर आपको जैसे एग्जाम में दे रखेगा तो 1930 दिया, 1945, 1940, 1950 दिया है, तो अब इसमें से आप तो पढ़े हैं कि 1942 है, 1942 है प्रथम प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है। तो अब इसमें ना तो 42 दिया है, क्या करेंगे आप, 1930, 1945, 1940, 1950, तो इसमें आप 1942 याद रखिएगा, अगर नहीं दिया है तो आप 1930 लगाइएगा, दोनों को याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन 6 है, पांचवी पीढ़ी, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर का उदाहरण है। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर का उदाहरण कौन कौन सा है? तो आपको पता है कि IBM 701 है, ये पांचवे जनरेशन का कंप्यूटर है, लिखाया गया है, इसको देख लीजिएगा, IBM 701 है। ठीक है, जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है आप उसको देख सकते हैं कि पांचवें जनरेशन कंप्यूटर का उदाहरण क्या है। तो IBM फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर का उदाहरण IBM 701। ठीक, ये क्योंकि इसमें वेरी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाने लगा, इसमें डेस्कटॉप लैपटॉप भी है। ठीक है, डेस्कटॉप लैपटॉप भी है।
आइए, सातवां क्वेश्चन है, कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है उससे किस पे? कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन है वो किस पर आधारित है? तो कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन उसके डेवलपमेंट पे भी आधारित है, क्रियाकलाप पे भी आधारित है और सॉफ्टवेयर पे भी आधारित है। यानी विकास पर भी आधारित है, क्रियाकलापों पर भी आधारित है और सॉफ्टवेयर पर भी आधारित है कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन। तो चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। यानी इसका कौन सा ऑप्शन होगा? उपयुक्त में से सभी, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर क्लासिफिकेशन है वो विकास पर भी डिपेंड है, उसके क्रियाकलाप पे भी डिपेंड है और सॉफ्टवेयर पे भी डिपेंड है। ठीक है, तो उपयुक्त में से इसका सभी होगा। तो ये क्वेश्चन 7 तक हुआ, जो कि ये 2017 में प्रश्न पूछा गया। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं और अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आपका एग्जाम नजदीक आएगा आएगा तो वो ऐसे ही आपको इम्पोर्टेंट चीजें कराती जाएंगी। हर जो पूछा गया है एग्जाम में वो सब सारी चीजों को कराया जाएगा। ठीक है, तो आप इतना देख लीजिए इस चीजों को जो भी पढ़ाया गया है, और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक आप इसको रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए, और अगर नोट्स नहीं बनाया तो अपने हैंड राइटिंग में ये नोट्स आप बना लीजिए। अदरवाइज आपको टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ भेज दिया जाएगा, नोट्स का पीडीएफ भेज दिया जाएगा। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, और उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो अगर चैनल में नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।